आज सुबह गीता जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई में से लगातार खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विजय की नींद खुली और अपनी पत्नी प्रिया से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई में क्या कर रही हैं? देखूं तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही विजय उठने लगा तभी प्रिया बोली, अरे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब अपनी नींद कम कर रहे हो। अपनी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती हैं। तुम्हें इतनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो इन्हें घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। या हमें नींद आए या ना आए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर को कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती। ऐसा कहते हुए प्रिया ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विजय ने कहा, अरे प्रिया, तुम भी जानती हो कि माँ के गांठियों की बीमारी है। चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का तो काम होता है, उसमें भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए भी तुम्हें अलग बाई लगा रखी हैं। सिर्फ खाना बनाने का काम होता है, और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती हैं। सब्जियाँ छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते। फिर भी न जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम रख की रट लगाई रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने मंदिर में चली जाती है। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम ही भेज दो। तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी विजय गुस्से में बोला, प्रिया, आज तो तुमने यह बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण गीता जी के कानों तक सारी आवाज़ जा रही थी। बहू से विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहने ही उचित समझा और पार्क चली गई। नाश्ते के बाद गीता जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गई। उस समय प्रिया अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं ज़रा अपनी सहेली सीमा के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी गीता जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब विजय से क्या कहूँ। वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा भी बना लाना। तभी प्रिया बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे का बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने में आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो गीता जी, ठीक है बहू। प्रिया अपना फर्श उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना गीता जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उसका पोता सोनू उनके कमरे में बैठकर खेल खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो गीता जी ने रसोई में गर्म पानी लेने गई, लेकिन बिना चश्मे खुद साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही गिलास के टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से तपतपाती हुई बाहर निकली। फर्श पर रखा तो कांच का गिलास टूट पड़ा।
देखते ही आग बबूला होते हुए प्रिया बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती। मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेंट गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है यह मेरी माँ ने दिया था। बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। प्रिया की आवाज़ सुनते ही विवेक बाहर आया। और क्या हुआ प्रिया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। जानते हो यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी विजय ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी विजय ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आपका चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा। अभी लक्ष्मी जी बोल रही थी कि प्रिया बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में रहती हो। तुम्हारी माँ बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। इधर गीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो उनकी बहू इतना बरस रही है। दरअसल प्रिया अपने मॉडर्न सहेलियों का काफ़ी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही प्रिया पर भी अपनी सास को आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर प्रिया फ़ोन पर ही चिपकी रहती थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराइयां करती तो कभी अपनी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती। एक दिन जब प्रिया अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतने सुनते ही की देर थी कि प्रिया एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। प्रिया के इस तरह के व्यवहार से लक्ष्मी जी एकदम सुन्न रह गई, लेकिन कहते भी तो किससे? बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपना अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन प्रिया चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विजय कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली, तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी के नाम तो कोई चीज़ ही नहीं है। किसी से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकती हूँ मैं। छोटी छोटी सी बातें पर लेक्चर सुनाने चली आती हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो, लेकिन तुम तो हो कि सुनते ही नहीं। अरे वृद्ध आश्रम इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ को अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका भी दिल लगा रहेगा। तभी विजय बोला, प्रीति, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह बात तुम्हारे दिमाग से बाहर है। मेरा एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब मेरी उन्हें ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरी बेटे होने पर। तभी प्रिया बोली, बस तुम्हें अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। पर विजय ने कहा, प्रीति, तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर मेरी माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उनके पश्चात
माँ मुझे अकेले छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू की और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए मेरी माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आज इज्जत भर ज़िंदगी जी रहा हूं। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी एक डिमांड को पूरा किया करती थी। मेरी माँ कहते कहते ही विजय की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रिया, मैं सारी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। विजय की बातें सुनकर प्रिया भी उस समय चुप हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रिया का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण विजय फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह प्रिया को कैसे समझाए। एक दिन प्रिया ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू से कहा कि माँ जी, आप मेरी कुछ सहेलियाँ घर आ रही हैं, आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। गीता जी के घुटने में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर की तैयारियां में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो गए। प्रिया की सहेलियां के आने से पहले ही गीता जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी प्रिया अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुँचती ही होगी। तभी गीता जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं ये चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो प्रिया ने कहा, माँ जी, आप चाय बनाने रख दीजिए, और जल्दीबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर प्रिया घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर होने के और चश्मा न होने के कारण गीता जी को भी नमक और शक्कर में फ़र्क नहीं समझ आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी प्रिया अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रिया सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई, तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हो। सब लोग बड़े ही मज़े से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी, तो गीता जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उनकी सारी सहेलियाँ लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे प्रिया, यह स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है। इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि गीता जी कुछ कहती, तभी प्रिया बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो, और स्नैक्स की ही क्यों, अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मज़ा लो और बताओ कैसी बनी है। लेकिन जैसे ही उनकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बासन पर कुल्ला करने लगी, तो वहीं बाकी सहेलियों ने उन्हें अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चाय चखकर देखी तो ज़ोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतने भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख कर तो बना लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी प्रिया की सारी सहेलियां कहने लगी, यह प्रिया, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई हैं, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी लक्ष्मी विनय भाव से
बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नज़र न आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया है, मुझे माफ़ करना बेटा। तभी प्रिया की एक सहेली तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उठकर लक्ष्मी जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए हो ही जाती हैं। उसके बाद प्रिया ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो प्रिया ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और गीता जी बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरा नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी? तभी गीता जी बोली, बहू मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथों में दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियाँ आ गई है और जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझे वह नमक चाय में डाल दिया गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तभी यह बातें चल रही थी कि विजय भी घर आ गया और प्रिया को गुस्से में देखकर उसके कारण जानना चाहा। तो प्रिया ने चिल्लाकर उसने सारी बात बताई। तो विजय बोला, प्रिया थोड़ा ध्यान तो तुम्हें ही करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली थी तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप अपना चश्मा नहीं लगाती ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए आपका चश्मा कहाँ रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी गीता जी बोली, बेटा दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय पहले ही टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती हूँ और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो विजय बोला, आप भी कमाल करती हो माँ, आप चश्मा टूट गया था तो आपको मुझे बताया क्यों नहीं? फिर गीता जी ने कहा, बेटा मैं बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार का खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विजय ने प्रिया की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो प्रिया अपनी बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई माँ का चश्मा बनवाना। फिर विजय ने कहा, प्रिया जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार में मैं परेशान हो चुका हूँ। विजय की बात सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ की ही नज़र आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रिया गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपनी और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर गीता जी उनके पास आई और हाथ जोड़कर उनसे विनती मांगने लगी, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी विजय वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि प्रिया को आपके साथ रहना पसंद नहीं तो वह यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज़ रोज़ के झगड़े में मैं भी परेशान हो चुका हूँ। प्रिया ने अपना सामान पैक किया है और जैसे ही जाने लगी तो विजय से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बरसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं लौट कर आऊँगी। ऐसा कहकर प्रिया अपने मायके चली गई। लेकिन विजय ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ हुआ था
वह सब देखकर गीता जी बहुत चिंता में पड़ गई थी, पर विजय के पास आकर बोली, बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विजय बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इनमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान नहीं देना चाहती, अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फ़ोन लगाया। उधर प्रिया जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसने माँ को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब अपनी माता पिता के साथ बैठी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने के प्लेट देखते ही प्रिया के पिता उसकी भाभी से बोली, बहू सब्जी में तेल बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी यह तो आपका रोज़ रोज़ का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटियां का होना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज़ रोज़ की किटकिट से, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, फिर ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर प्रिया की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वो अलग हैं, ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझे नहीं हो पाती आप सब लोगों की खातिरदारी, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, अब मुझे आप लोगों के से अलग रहना है। प्रिया अपनी भाभी की ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई, फिर बोली, भाभी ज़रा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? जब उसकी भाभी बोली, दीदी आपके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इसकी घर की मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर प्रिया गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर में पूरा हक है। दीदी आप घर में तो यह हैं जिसे आपके छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते हुए प्रिया तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखते हुए प्रिया बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था कि जो आप इतना चिढ़ गई हो? अब लगभग रहने की बात कर रही हैं, मुझे तो हैरान हो रही हैं कि आप तो कभी ऐसा नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारा घर का काम करती थी और माँ बापू दोनों को खूब इज्जत देती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर जी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी प्रिया की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपनी सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती, सभी लड़कियां अपना अलग अलग घर बसाना चाहती हैं। उन्होंने अपने पति को पसंद किया है, लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना नहीं चाहती, ज़्यादा दूर क्यों जाना चाहती हैं? आप अपने ससुराल को ही देख लीजिए, आपकी सास दिन भर आपके साथ घर में कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर आपने मायके आकर बैठ गई। फिर आप यह सब बातें समझ कैसे सकती हैं? अपनी भाभी की यह बातें सुनकर प्रिया की आंखें से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रिया हैरान रह गई और बोली, माँ आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं।
तभी उसकी माँ गुस्से में बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे पर विचार कहाँ जाते हैं। जिस इंसान के पैसे से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटती हो, फटकारती हो, उसकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ समान होती हैं। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब भी वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती हैं। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही प्रिया की नज़र शर्म से झुक गई। बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया करती थी कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो वही सोचेंगे कि तेरी माँ ने तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाए हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों के साथ बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी। कभी तुम्हारी देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी माँ की बातें सुनकर प्रिया को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी हैं। बहुत देर तक वह सोच विचार में बैठ गई। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही प्रिया अपने ससुराल वापस पहुंची तो गीता जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, प्रिया उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देखकर गीता जी ने उसे मांगते देखकर गीता जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन लक्ष्मी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो प्रिया उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उसे माफ़ी मांगने लगी। विजय और ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। प्रिया की आवाज़ सुनकर बाहर निकला तो सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर में बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनके मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी, धन्य हैं आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलती हरकतों को उनके साथ ना देते, उन्हें इस तरह सही रास्ता पर लाएं, तो कोई घर परिवार पर नहीं उजड़ेगा। कहते कहते विवेक के आंसू में आंसू आ गया। दरअसल वह यूँ था कि जिस दिन प्रिया विवेक से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन विवेक ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारा किस्सा बताया और इस मामले में उसे मदद मांगी। प्रिया की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज तो कुछ भी प्रिया के मायके में हुआ वह सब प्रिया के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह प्रिया को सही रास्ते पर ला सके। आज प्रिया बहुत खुशी से अपने घर का काम कर रही थी और गीता जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी। जब विजय घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ के स्थान पर हंसी टिटोले की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। यह नज़ारा देखकर विवेक सोचने लगा, प्रिया की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक